गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th के साइंस बुक एनसीईआरटी बुक से चैप्टर ग्रेविटेशन के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पलर्स न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हमारी बारी है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। जब सारे न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन चैप्टर से ओवर हो जाएंगे एनसीईआरटी बुक से, देन हम लोग वर्क एनर्जी पावर, जो कि टर्म 2 का सेकेंड चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th का, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, नहीं सॉरी सेकंड चैप्टर है, लास्ट तो नहीं। सो उस चैप्टर का एनसीईआरटी से सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लीव इट, वो हम लोग बाद में देखेंगे, समय को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल पुल या कह सकते हो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कैसे चेंज करेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे। तो ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई जो है ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही मन से पूछती है, और इसका जस्ट विपरीत, इसका जस्ट अपोजिट, बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस हमेशा परेशान करने वाले लगे रहे हैं। उनको हमेशा ऐसा क्वेश्चंस परेशानी करता है। एक्चुअली ये एक डिराइव्ड न्यूमेरिकल का टाइप है। ऐसे न्यूमेरिकल्स को डिराइव्ड न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बट डाटा और नंबर्स नहीं रहता है हमारे पास, बट डिराइव करना होता है। देखो जैसा क्वेश्चन है उसको थोड़ा हम बेसिक समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट के लिए बेटर होगा, इसलिए समझिए। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, मास m, कैपिटल M एंड स्मॉल m। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस है r। ये इनिशियल केस है। तो आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है G, उसके बाद m1 m2 बाई आर स्क्वायर, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके वेट, m बाई आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जिसमें फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या कैपिटल M स्मॉल m लिख सकते हो आप। तो इनिशियल केस जो हमारा था, दिस वन इज द इनिशियल केस। यहाँ पर ये फॉर्मूला कंप्लीटली सेट हो रहा है, आप देख सकते हो। जैसे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m गिवन देयर, स्मॉल मास स्मॉल m गिवन देयर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो r स्क्वायर इज द फॉर्मूला। सो दिस इज द इनिशियल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब बोल रहा है कि हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो ये केस नंबर 2 यहाँ मैंने बनाया है, केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 में आप देखो, एक ऑब्जेक्ट का मास सेम है, कैपिटल में स्मॉल m, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो r/2 हो गया, यानी पहले किसका हाफ कर दिया गया है। तो नया फोर्स क्या होगा या कितने टाइम्स चेंज होगा ये फाइंड करना है। पहले तो फोर्स कैलकुलेट करो, तो f डैश लिखो या f2 लिखो, वॉट एवर जो आप लिखना चाहो, बस इस वाले फोर्स से अलग रहना चाहिए वो। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू G, मास में तो कोई चेंजेस नहीं है, मास जो है पहले वही था, बट R में हमारा चेंजेस आया है। तो डिस्टेंस अब हमारा क्या है, डिस्टेंस है हमारा r/2। तो क्या होता है, G m1 m2, G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस क्या है इस बार, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। R इज डिनोशन फॉर नॉट फॉर रेडियस, इट इज फॉर डिस्टेंस। ओके, तो अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, r/2, आप देख सकते हो, तो r/2 का स्क्वायर। ना उसको अब सॉल्व करो बड़े आसानी से। ओके, तो f डैश इज इक्वल्स टू G m1 m2, यहाँ हो जाएगा आपका r स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, बाद में ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम G m1 m2, या कैपिटल में स्मॉल m लिख सकते हो, r स्क्वायर, और ये 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखो तो एक बात ऑब्जर्व करो, ये जो पहले इनिशियल केस में जो फोर्स हमारा था क्या था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और f डैश जब कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो वहाँ भी आपको एक ऐसा टर्म दिख रहा होगा, देख सकते हो आप, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इजंट इट। यानी ये जो फोर्स है डायरेक्टली इनिशियल फोर्स ही है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, दैट इज नया फोर्स जो हुआ, F डैश जो हुआ, तो वो इनिशियल फोर्स का 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, है ना, इंक्रीज कर गया। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। तो ये दो टर्म्स में आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। बोला जा सकता है कि नया फोर्स जो है वो इनिशियल फोर्स का कितना टाइम्स है, या फिर इनिशियल फोर्स जो है वो नए फोर्स के रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो नया फोर्स जो होगा उसका 1/4 टाइम्स वो मतलब नए फोर्स को 1/4 टाइम डिक्रीज करोगे तो इनिशियल फोर्स के बराबर वो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगा। तो दो रिलेशंस में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन से हट करके कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं, समय कम है हमारे पास। देखिए एक बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिस्टेंस को ही रिड्यूस किया जाए। ये क्वेश्चन मैंने फिर से कहा, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, ये डिराइव्ड न्यूमेरिकल्स है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे अक्सर डरते हैं बनाने से, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है करना क्या है। वेरी इजी, आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है। ये जो प्रोसेस आपने देखा ना यहाँ, सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। बस यहाँ पर जो भी डिक्रीज इंक्रीज बोला जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान रखोगे। कई बार बोला जाता है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकम डबल एंड डिस्टेंस हाफ, मास को डबल कर दिए और डिस्टेंस को हाफ कर दिए। कई बार बोला जाता है मासेस को हम इंक्रीज किए और डिस्टेंस के साथ कोई चेंज नहीं किए, जैसे है वैसे ही रहने दिए हैं। तो 3 केसेस आते हैं। कई बार मासेस को बदल दिया जाता है, डिस्टेंस को सेम रखा जाता है, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। कई बार डिस्टेंस को बदला जाता है, मासेस को सेम रखा जाता है, जैसे जो ये क्वेश्चन हमारा था। और कई बार दोनों चीज़ें साथ में की जाती हैं, यानी मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी घटा बढ़ा दिया जाता है और डिस्टेंस भी चेंज कर दिया जाता है। तो ये केस नंबर 3 है, जो थोड़ा टफ होता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को अपने माइंड में अच्छे से कर लो, प्रोसेस सेम होगा। पहले इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करोगे नॉर्मल फार्मूला से, उसके बाद एफ डैश कैलकुलेट करोगे चेंज क्या है उसको लेते हुए, और फिर बाद में आप रेशियो ले लोगे, कंपेयर कर दोगे। या तो रेशियो कंपेयर कर दो या फिर डायरेक्टली वहाँ से कॉमन निकाल करके आप कुछ चीज़ें कॉमन निकल जाएंगी जो इनिशियल फोर्स के बराबर है, आपको आंसर आ जाएंगी। अच्छा, एक और अप्रोच इसका समझ लो। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इससे हमारा प्रॉब्लम ही होगा, बट लीव इट। एक और रिलेशन समझ लेते हैं। एफ डैश हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और एफ हम लोगों को मालूम है। अगर हम रेशियो देते हैं दोनों को तो क्या होगा, देखिए एफ बाई एफ डैश अगर करते हैं, लेट सॉल्व इट। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, कुछ बच्चे ये कॉमन निकालने वाला मेथड नहीं समझ पाते हैं कि एफ यहाँ पर हिडन है, तो रेशियो दे करके देखते हैं। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, लेट्स राइट इट। फोर्स का फॉर्मूला था इनिशियल फोर्स का Gm बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये मेन वाली डिवाइड है, इसके नीचे ये एफ डैश लिखा हुआ है, सो हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो सारे वैल्यूज पलट जाएंगे, आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा एफ डैश क्या था आपका, देखिए ये पूरा ऊपर लिखेंगे हम लोग, है ना। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये ऐसा हो गया ना, इसको देखो, ठीक है। ये सॉल्व होने के बाद ऐसा हो गया, तो आप चीज़ों को पलट दो, तो आर स्क्वायर बाई Gm1m2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 रहेगा ऊपर में, नहीं नीचे में 4 रहेगा, सॉरी, इस Gmm के पास साथ 4 रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्ट्राइक आउट स्ट्राइक आउट करते हैं सारी चीज़ों को। Gmm कट जाएगा, आर स्क्वायर कट गया, तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या है, एफ बाई एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/4, है ना। आप थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, तो पहला आप एफ डैश कैलकुलेट करोगे, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, आप देख सकते हो, दिस वन इज हेयर एंड दिस वन इज हेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। कटम को चलिए ओके। और अगर फोर्स निकालते हो तो फोर्स इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को देख करके देखिए, अगर फोर्स निकालते हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम एफ डैश बाई 4। तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी हमारा अप्रोच सही है, देख सकते हो ना, मैंने दोनों आंसर्स फाइंड कर लिया, ये दोनों हमारा मैच कर गया वहाँ से। तो आप कॉमन लेके करते हो, कॉमन मेथड, या आप डिवाइड दे करके करते हो, आप दोनों मेथड से फॉलो करके आंसर ला सकते हो, है ना। सो बी प्रिसाइज, बी एक्यूरेट, आपका आंसर आ जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।